द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड 8 में हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट टाइम सेल रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था, और वो भी किसमें, ट्री का जो बाहर का लेयर होता है जिसको बार्क बोलते हैं, बार्क में देखा था, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में। तो उस टाइम पे उसको स्ट्रक्चर कैसा दिखा था, हनीकॉम्ब के जैसा, याद होगा ना। ये वाला नहीं है, हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर था, हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन। और वो सेल्स कैसा था, डेड सेल्स था, क्योंकि प्लांट का बाहर का सेल्स डेड होता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि फर्स्ट टाइम डेड सेल्स रॉबर्ट हुक देखा था। व्हाट आर लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, सेल। टर्न करो पेज। इसमें से जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स का नाम हम लोगों को लर्न करना होगा। तो सेल्स वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, डेट लर्न करना है। लेकिन ल्यूवेन हुक बोलकर एक साइंटिस्ट था, एंटोन ल्यूवेन हुक। ये फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स देखा था, पॉन्ड के वाटर में बैक्टीरिया वगैरह को ये देखा था उसके। तो एक साइंटिस्ट का नाम ये रहा, दूसरा फिर है रॉबर्ट ब्राउन, ये न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल का। दूसरा साइंटिस्ट है पुरकिंजी, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म हम लोग पढ़े ना, सेल का पार्ट है, तो वो टर्म पुरकिंजी दिया था। फिर एक सेल थ्योरी बोलकर एक थ्योरी है। तो व्हाट इज सेल थ्योरी? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये दो बायोलॉजिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, शेल्डन एंड श्वान। तो शेल्डन एंड श्वान बोलकर दो साइंटिस्ट ये सेल थ्योरी दिया था, प्रेजेंट किया था। वर्काउ बोलकर एक साइंटिस्ट था, वो सेल थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था, एक्सटेंड किया था, जिसमें वो बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अभी अगर कोई नया सेल बना है तो वो पहले का किसी सेल से डिवाइड होकर आया है। तो ये भी बोलते हैं ना, ओमनी सेल्यूलर, हाँ। तो यही सारा हम लोगों को लर्न करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि सारा सेल्स एक जैसा नहीं होता है, सेल्स का शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है चिराग? क्योंकि वो सब अलग अलग चीज से आया हुआ है। नहीं, क्योंकि सब अलग अलग अपना उसको क्या काम करना फंक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है। तो ये रहा, शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। एमीबा में चेंजिंग शेप रहता है, क्योंकि उसको फूड कैप्चर करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए अपना शेप चेंज करना होता है। इस तरह से न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट करना है तो लंबा लंबा होता है। तो ये सारा एक एक लाइन करके खुद से पढ़ लेना, बेसिकली वही सब चीज यहाँ पर है। अब हम लोग सेल का एक एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते जाएंगे, सबका फंक्शन वगैरह। तो सबसे पहले सेल का बाहर का लेयर, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल का बाहर का लेयर है, तो ये क्या करता है, किसी भी चीज को अंदर बाहर आने जाने से रोकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ रोकता ही नहीं है, जो जरूरत का सामान है उसको अंदर भेजता है, सिलेक्ट करके भेजता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। किसी चीज को रोकता है, किसी चीज को अलाउ करता है। दो प्रोसेस है, सेल के अंदर सामान आना जाना कैसे कर रहा है। तो एक प्रोसेस है डिफ्यूजन और एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन वर्ड किसके लिए सुने हम लोग आज तक? सुना हुआ वर्ड है, किसके लिए यूज होता है? किसके लिए यूज होता है? तो गैसेस डिफ्यूज होता है, और सॉलिड, इन सब के लिए हम लोग डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। और जब लिक्विड इधर उधर जाता है ना, उसके लिए हम लोग ऑस्मोसिस यूज करते हैं। तो एक डिफरेंस ये हुआ। हमेशा क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाता है। तो ये भी हाई टू लो में जाएगा, और इधर भी हाई टू लो। कॉमन सेंस है, यहां पर कोई सामान बहुत ज्यादा है, यहां पर कोई सामान कम है, तो इधर ही फ्लो होगा ना। पानी ज्यादा कम, गैस ज्यादा कम, सब उसी टाइप से फ्लो होता है, तो हाई टू लो ही होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ऑस्मोसिस के लिए हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ता है। जब तक कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा तब तक ऑस्मोसिस नहीं होगा। डिफ्यूजन तो ऐसे ही हवा में भी हो जाता है,
तो ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये क्वेश्चन आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, इट एक्ट्स एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस पोर्शन में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में लिखा हुआ है, तो वो पढ़ के उसको टैब्यूलर फॉर्म में लर्न करना होता है। फिर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बताओ क्या होता है अगर हम लोग पानी में रेजिन्स रखते हैं। तो रेजिन्स मतलब किशमिश, पानी में रेजिन्स रहेगा, पूरे रात रहता है तो क्या हो जाता है? वो ब्लैक कलर का हो जाता वो फूल जाता है। किशमिश फूल जाता है, देखा हुआ होगा। नहीं, बहुत सारा चीज होता है जो पानी में ओवरनाइट रखते हैं तो वो फूल जाता है। हाँ, कॉमन जैसे सेंस pulse है। क्यों होता है वो? क्योंकि पानी अंदर जा रहा है। तो किसी भी चीज के अंदर पानी घुस रहा है, इसका मतलब तो बाहर swell में up हो जा रहा है। इसका स्वेलिंग हो रहा है, इसका मतलब बाहर में पानी ज्यादा है और उस चीज के अंदर पानी कम है, तभी हाई टू लो से जा रहा है। तो उस तरह के सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन? इधर ध्यान देना, वीडियो में नहीं। जब पानी बाहर में ज्यादा है और अंदर कम है। अंदर मतलब सेल के अंदर कम है, मतलब अंदर कम है तब हाइपोटोनिक। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सेल फूल जाएगा तो स्वेल। इसका रिवर्स, अगर नमक के पानी में रेजिन्स रखेंगे, तो सॉल्टी वाटर, तो बाहर में पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हाई है और यहाँ लो है, तो हाई टू लो बाहर आ जाएगा सारा पानी, तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो उस तरह के सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। उसमें इफेक्ट क्या होता है? श्रिंक। और एक सोल्यूशन ऐसा होगा जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो नो चेंज। दी तो जब बाहर पानी ज्यादा रहता है तब क्या होगा? बाहर पानी ज्यादा है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, फूल जाएगा। तो सेल के अंदर पानी घुस जाएगा तो वो सेल फूल Swell जाएगा। और अगर बाहर पानी कम है, कॉमन सेंस एकदम, तो बाहर अंदर से निकल जाएगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा। और कोई चेंज नहीं है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। यही 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस काम आ रहा है? किस प्रोसेस से पानी आना जाना कर रहा है? ऑस्मोसिस से, क्योंकि लिक्विड शिफ्ट हो रहा है ना, तो वही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये सब ना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे पानी में ऑक्सीजन रहता है डिसॉल्व्ड, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उसी पानी को अपने मुंह के अंदर रखता है, फिर उसका ब्लड वेसल्स वहां से ऑक्सीजन ले लेता है। तो इसका मतलब हाउ आर लिविंग बीइंग्स रेस्पायरिंग इन वाटर थ्रू डिफ्यूजन। तो वही प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। वाटर में रेस्पायर डिफ्यूजन से करता है। गिल से पानी अंदर ले रहा है, लेकिन फिर ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन ले रहा है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है ना, क्योंकि गैस एक्सचेंज हो रहा है। गैस एक्सचेंज हो रहा है वहां पर। हाँ, ऑक्सीजन गैस है ना। फिर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हम लोग पहले भी पढ़े थे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ रहता है और लिपिड्स, यहाँ लिखा है देखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और वो प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ है। तो वो दो जैसे प्रोटीन होता है वैसे ही लिपिड होता है, एक तरह का कंपोनेंट, वो उस चीज से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी किसी का बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे एमीबा, तो वो जो शेप चेंज कर करके जो खाना खाता है, उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस, एंड मतलब उसके अंदर जा रहा है ना, इसलिए एंडोसाइटोसिस। उसका रिवर्स प्रोसेस, अगर वो कोई चीज बाहर निकाल रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया इतना?